नमस्ते, आप सभी का स्वागत YouTube चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा पर। ऑफनली वी डिस्कस्ड कि वाई मोस्ट ऑफ द टेक्नोक्रेट्स आर नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा क्यों होता है कि जो बहुत सारे लोग एक अच्छे सुयोग्य चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, लेकिन प्रशासक नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है कि जब उनको प्रशासनिक पद दे दिए जाते हैं, when they hold an administrative post on the virtue of the seniority or the any other criteria, they utterly failed in the administration, utterly failed. Because administration is something different from the academia. It happens in every field. आजकल क्रिकेट का बुखार चल रहा है पूरे देश में, और अब तो बहुत तेज चल रहा है क्योंकि हमारी टीम भारत है ना, टीम इंडिया कहने की आदत अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब एनसीईआरटी की किताबों में आ रहा है कि इंडिया की जगह भारत डाल दिया जाए। चलिए छोड़ देते हैं, इंडिया सबसे क्या लेना देना, हम लोग तो भारतीय हैं, भारत है। तो जो भारत राष्ट्र की जो क्रिकेट टीम है तो कमाल की हुई है। कल लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के साथ कुछ अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ भी अंडर 100 में ही सबको जडेजा जी ने पवेलियन और सामी जी ने पवेलियन भेज दिया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज तो हैं, लेकिन अच्छे कप्तान नहीं। विराट कोहली को भी कप्तानी बहुत रास नहीं आई। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी बहुत अच्छी चली, रोहित शर्मा पीछे चल रहे हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल्स कहाँ से उठा रहा हूँ? स्पोर्ट्स से उठा लिया, कुछ और कहीं से भी उठा लीजिए। टॉपर आईआईटी टॉपर्स आईएएस निकाल लिए, क्रैक कर लिए, बट एज ए डीएम दे आर फेल्ड। और एक ह्यूमैनिटीज का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, किसी भी योग्यता का व्यक्ति प्रशासनिक रूप से इतना सक्षम कि जहां पर पॉइंट होता है वहीं चमक जाती है। उसके ऊपर वो कहानी आती है कि काम ऐसा करो कि जहां से छोड़ के आए हो वहां लोग याद करें कि काश साहब रहते। जहाँ काम कर रहे हो वहाँ लोग ये कहें कि साहब ने एकदम से अच्छा नेतृत्व दिया, और जहाँ अपॉइंटमेंट हो जाए लोग वहाँ इंतज़ार करें कि अच्छा वो साहब आने वाले हैं और कुछ अच्छा करेंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ और मैनेजमेंट की जो स्किल है, स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन की, आजकल तो थोड़ा सा और भी मैनेजमेंट चाहिए। हायर पोस्ट पर रहने पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खैर इन चीज़ों को एक किनारे रखते हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन पर, कोर एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं। तो वेदर वी हैव थॉट आउट कि व्हाई ए गुड टीचर और ए वेरी गुड क्लिनिशियन और ए वेरी गुड सर्जन इज फेल्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रिंसिपल और एज ए डायरेक्टर, or even as a divisional Ayurvedic officer. Forget everything, director in the centers of the CCRI or the assistant director in the centers of the CCRAS, anywhere else, or even the university as the head of the department, or in college as the head of the department. Why most of us are not successful on the administrative post? हम में से अधिकतर लोग प्रशासनिक पदों पर क्यों नहीं सफल होते हैं? और बहुत सारे लोग तो हम लोगों में बड़े अच्छे संत हैं, योगी हैं, वो कहते हैं कि हमको किसी प्रशासनिक पद पर जाना ही नहीं है, हमारी रुचि ही नहीं है। बात सही हो सकती है कि उनकी रुचि नहीं है, लेकिन अदर वर्ड्स में देखिए तो ये उनकी अक्षमता, इनकैपेबिलिटी को भी अंडरलाइन करता है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि नहीं हमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं जाना है, ज़िंदगी बड़े सुकून से जीनी है। वो तो सही है, बिल्कुल सही है, मगर क्या यही सच्चाई है? या उसमें कहीं छुपा हुआ डर भी है कि अरे वो प्रशासन में कब कहाँ फंस जाएं, कब हमारा
स्टाफ या कोई भी चीज़ हमें कहाँ से कैसे करनी पड़ जाए, उसका भय भी है। जो आपको एक पुरानी कहावत थी, आजकल तो इसका कोई उपयोग नहीं करता, लेकिन आज के 20 साल पहले ये कहावत बहुत तेज़ी से प्रयोग में लाई जाती थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब जो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो कह दो कि हम गांधीवादी हैं। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की कहावत चला करती थी। तो बहुत सारे लोग प्रशासनिक पद पर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे अंदर उसकी योग्यता नहीं है। बहुत सारे लोग प्रशासनिक पद पर जाने की बड़ी तेज इच्छा रखते हैं, लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं है। होता ही है कि प्रशासनिक पद मिल गया, जैसे भी मिला, उसको व्याख्या नहीं करनी है, मिल गया तो वो अपना 3 साल 5 साल ऐसे काट के आ जाते हैं जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। कोई परिवर्तन नहीं लाते, कुछ ही किसी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाते, किसी प्रशासन में परिवर्तन नहीं लाते, किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं लाते। जाते हैं, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। मैं कुछ नया नहीं करूँगा, मैं कुछ पुराना सुधारूँगा नहीं। हो गया प्रशासन उनका, और कुलपति का कार्यकाल पूरा करके आ गए जी, निदेशक का कार्यकाल पूरा करके आ गए जी। उनका योगदान क्या रहा? जो जहाँ है वैसे ही है, बस यही उनका योगदान रहा। वहीं दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने कि चमका दिया संस्थाओं को। आज अनडिस्प्यूटेडली लोग नाम लेते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति ने इस संस्थान को खड़ा कर दिया। और उसमें मैं एक ही एग्जाम्पल ले सकता हूँ, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का, वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी। अपनी मेहनत से, अपनी प्रशासनिक सूझबूझ से और दूरदृष्टि से उन्होंने एक संस्थान को बदल दिया। वहीं दूसरे लोग भी हैं, 2 साल का टर्म पूरा कर लिए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। तो मैं सबका सम्मान करते हुए अच्छी चीज़ों का नाम जरूर लेना चाहिए, पुरानी चीज़ों को नामता उद्धृत नहीं करना चाहिए। यह भी एक प्रशासन है कि जो कटु हो उसको कह तो दीजिए, मगर आरोपित किसी को मत बनाइए। तो आप सब लोग समझ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो प्रशासन की एक नैसर्गिक क्षमता होती है, नैसर्गिक, प्राकृतिक, इनहेरिटेड। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। एक गांव का किसान भी बहुत अच्छा प्रशासक हो सकता है, बस उसके पास सूझबूझ हो। कोई डिग्री नहीं चाहिए, समझदारी। लेकिन अब इन पदों पर उस प्रशासनिक क्षमता के साथ प्रशासक के रूप में अगर पुराने लोगों का नाम लें तो बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन अब वो सब नहीं लेता हूँ। चलिए, और आयुर्वेद में मैं कोई नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अच्छे प्रशासकों के रूप में अगर आप शुरू करिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के चौधरी चरण सिंह तक, और भी नाम मैं ले सकता हूँ राजनीतिक रूप से। ब्यूरोक्रेट्स में हम नाम लें तो टी एन शेषन साहब से अच्छा तो मुझे कोई प्रशासक नज़र नहीं आता, जिन्होंने पूरी एक चुनाव आयोग की एक नई परिभाषा दी थी। उन्होंने एक नई परिभाषा दी थी चुनाव आयोग की, लेकिन अब वो परिभाषा शायद नहीं बची है, कह सकता हूँ। लेकिन चुनाव आयोग की पहचान अगर इस देश में किसी ने दिया तो उस व्यक्ति का नाम टी एन शेषन है, स्वर्गीय टी एन शेषन। प्रशासक क्या होता है? अभी भी कहीं भी जिले में आप चले जाइए तो लोग याद करते हैं कि वो डीएम आए थे, उन्होंने ये कर दिया, वो एसएसपी आए थे, उन्होंने ये कर दिया। तो ये जो मैं प्रशासन की चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ी लिखा पढ़ी और थोड़े ज्ञान की ज़रूरत है। वो वाला प्रशासन एक अलग प्रशासन था जो बिल्कुल खाली सूझबूझ से चलता है। वहाँ डिग्री नहीं चाहिए, वो एक क्षमता चाहिए, विल पावर चाहिए, दूरदृष्टिता चाहिए। बहुत अच्छे प्रशासक हैं लोग, हैं इस समय भी हैं। लेकिन आइए, अब यहाँ आइए,
हम बात करें प्रिंसिपल पर, हम बात करें आरओ पर, हम बात करें हेड पर, हम बात करें कुलपति पर। अरे इसीलिए प्रशासनिक क्षमता डेवलप करने के लिए यूजीसी ने एक प्रोग्राम चलाया था 2 साल 3 साल पहले कि जो लोग भावी पोटेंशियल वाइस चांसलर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाए और उनके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह थे। तो मैं आपको इसको 3 हिस्सों में बांटता हूँ। आप सौभाग्य से किसी प्रशासनिक पद पर चले गए हैं और सबसे नीचा भी का भी हो सकता है, विभाग का हेड और कुलपति, या उससे भी ऊपर राज्य का निदेशक, या उससे भी ऊपर आप अपनी कल्पना में ले लीजिए कि कौन सा पद है। तो सबसे पहले जो जा करके आप कुछ सीखना चाहिए वहाँ, जिस दिन आप ज्वाइन करें, तो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट, GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसको समझिए, GAD को, कि कैसे वो संस्था रन करती है, कैसे वो डिपार्टमेंट रन करता है, कैसे वो, आप अगर उसके पहले से ही पार्ट रहे हों तो और अच्छा, आप तो और ऐसी कमियां खूबियां जानते हैं। लेकिन जिस दिन आप आ जाएं चेयर पर, तो आप उस GAD की हर एक यूनिट, हर एक सिस्टम को, एस्टेब्लिशमेंट को समझिए। अगर आप किसी शिक्षण संस्थान में हैं तो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट एकेडमिक सेक्शन हो जाता है, उसकी कार्य पद्धति को समझिए। तो आज मैं खाली बस छोटा छोटा ही चलना चाहता हूँ, और उसमें राज्य सरकार अलग है तो थोड़े नियम कानून अलग होंगे। आप उसको उस राज्य सरकार की स्थिति से चलना होगा। आप किसी दूसरे राज्य में कुलपति होकर के चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो सोच रहा था कि 20 मिनट में कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर तो मुझे थोड़ा 2-3 एपिसोड करने चाहिए। करता हूँ, चलिए अभी करते हैं इसको। आप किसी दूसरे राज्य में गए हुए हैं तो सबसे पहले उस राज्य सरकार की नियमावली को समझिए। आज मैं बोल सकता हूँ कि जब प्रोफेसर SS सावरकर सर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त हुए, मैं रसशास्त्र में वहाँ था, तो ये आज मैं पहली बार ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि सर को इतनी पहले से कहाँ से जानकारी है। और चूँकि मैं रसशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो सर के मैं कांटेक्ट में था, तो उनके जामनगर ज्वाइन करने के पहले ही जामनगर यूनिवर्सिटी के सारे इंस्टीट्यूट, ऑर्डिनेंस, सारी चीज़ें मैंने उनको भेज दी थी और वो उसको पूरा पढ़ करके और वेल वर्स्ड होकर के आए थे। लोग सोचते थे कि इनको कहाँ से मिला, कहाँ से पता चला। तो प्रशासन कुछ ऐसे भी होता है। तो आप जिस किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जहाँ कहीं भी हों, उसके राज्य की स्थिति और इस यूनिवर्सिटी विशेष के जो ऑर्डिनेंसेज हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। अब ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, मैं तो आज कुछ और ही चाहता था करना, लेकिन मैं इनको अभी किनारे करता हूँ। अभी जिस विषय पर आज मैं बोलना चाहता था मैं उस पर आ रहा हूँ। तो देखिए मित्रों, और मेरे सीनियर्स भी, क्योंकि आप प्रशासनिक रूप से अपने बहुत सारे पदों पर हैं, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रशासन कर रहे हैं, मैं उनसे सीखता हूँ और सीखते रखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कि प्रशासनिक रूप से अभी दक्ष होने की ज़रूरत है, भले उन पदों पर पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस किताब को मंगा लीजिए। अभी मैं कहीं गया था, काफ़ी मोटी दिख रही है ना, देखिए, अक्टूबर में, तो मैंने इस किताब की चर्चा की और उन्होंने कहा कि हाँ हम इसको तुरंत मंगाते हैं। इस किताब का नाम है एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्वामी कंप्लीट मैनुअल ऑन एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये है कि फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो बहुत सारे लोगों में, जैसे कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, तो ये यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अलावा यहाँ पर एक ये भी एक इन बिटवीन द लाइंस एक्सेप्टेड है, और कोट भी होता है, इसके जीरोक्सेस लगा करके मांगा भी जाता है कि अगर जहाँ कहीं यूनिवर्सिटी ने अपना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं दिया है, वहाँ हम स्वामी हैंडबुक को फॉलो करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स में होता है, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ऐसा कर दिया है कि अगर हमारा वहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है, स्वामी हैंडबुक का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, स्वामी का रूल कोई नहीं है। स्वामी एक पब्लिशर है, स्वामी एक एडिटर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जीओज आते हैं उन्हीं को ये पब्लिश करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन बताते हैं।
आजकल तो मार्केट में इनके कंप्यूटर्स भी आ चुके हैं, नाभि करके एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है, एक और पब्लिकेशन इनका कंप्यूटर आ गया है। किसी ज़माने में खाली स्वामी है, एक स्वामी इज जस्ट पब्लिशिंग हाउस। सो द मैनुअल ऑन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके देखिए आप सेक्शंस हैं इसमें, ऑफिस मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, कंसेशन इन अपॉइंटमेंट्स, सर्विस एसोसिएशन एंड द वेलफेयर। पार्ट बी पर्सनल आता है, सर्विस मैटर्स, पर्सनल मैटर्स। पार्ट सी जनरल है, परचेज प्रोसीजर एंड द बिल्डिंग क्वार्टर्स एंड द मेनी मिसलेनियस सब्जेक्ट, स्टाफ कार एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस किताब को मंगवा लीजिए, बहुत महंगी नहीं है, ऑफिस के खर्चे से ही आएगी। कंप्लीट मैनुअल में एस्टेब्लिशमेंट मैटर, ऑफिस मैनेजमेंट, सर्विस मैटर, पर्सनल मैटर, अदर सब्जेक्ट्स। क्या होता है आपको पता नहीं होता है, जो टॉप पे है। आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, सबको फ़ोन भी नहीं कर सकते, एक दिमाग में ईगो काम करता है आपका। सॉरी टू से इट, लेकिन जो आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, जो आपका पर्सनल सेक्रेटरी है या जो आपका रजिस्ट्रार है, या ये तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में रजिस्ट्रार बोल देंगे, जो कि आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप कहीं डायरेक्टर हैं या आप कहीं हेड हैं या जो भी हैं एडिशनल डायरेक्टर हैं, तो जो आपका ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो सबसे पहले आपका टेस्ट लेता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कितने कैपेबल हैं। आपका टेस्ट लेता है, आपको एग्जामिन करता है। आपका नाम चाहे जो हो, आप जिस दिन चेयर पर बैठते हैं उसी दिन उसी समय से आपको एग्जामिन करना शुरू करता है कि आपको कुछ आता भी है एडमिनिस्ट्रेशन का या नहीं। उसके हिसाब से वो अपना व्यवहार करता है, ये जान लीजिए आप। तो यदि आपने उसके सामने बता दिया कि नहीं आपको कुछ आता है, तब तो आपके सामने ढंग से आएगा। नहीं तो मैंने यहाँ पर देखा है, इसी विश्वविद्यालय में देखा है। मैं डिप्टी चीफ प्रॉक्टर था, कोई साहब थे, वो 2014 की बात बता रहा हूँ, उनको चार्ज मिला करता था। तो अब तो जो एसओ है ना, सेक्शन ऑफिसर, मैं देखता था, मुझे मैं असहज होता था इन चीज़ों को देख करके। वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन वो पूछते थे उस एसओ से कि इसमें क्या करना है, इसमें कहाँ साइन करूं, ये कौन सा इशू है, ये कौन सा केस है। क्या चलाएंगे आप सिस्टम को? आप भी ऐसे अगर पूछने लगे अपने बाबू को कहाँ साइन करनी है, क्या लिखे हो, कैसे होता है, आप मांगिए पहले की फाइल लाओ, इस केस को ऐसे दिखाओ, इसका प्रोसीजर दिखाओ, इसका पूरा ऑफिस नोट दिखाओ, इसका पूरा प्रोसेस दिखाओ, पूरी फाइल के पीछे के पन्नों को, जो आपको फाइल लाएगा लेकिन कोशिश करेगा कि आप पीछे का न पढ़ें। आप फाइल रोक लीजिए अपने पास, कहिए कि हाँ मैं अभी आपको बुलाता हूँ, सारे इसमें जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको फ्लैप लगाइए, देखते हैं। तो फाइल पढ़ने से घबराइए मत। तो ये किताब आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देगी कि रूल्स क्या हैं किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी मैटर आपके सामने पुटअप होता है, आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ लाता है, तो आप अपने नॉलेज से उसमें डिसीजन लीजिए। जहाँ कन्फ्यूजन होता है आपको तो उसको देखिए, लेकिन इस किताब को फॉलो करिए अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी परमिट करती है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के रूल को दीजिए, और नहीं तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है। दूसरा जो सबसे बड़ा असमंजस और जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग फंस जाते हैं वो परचेज प्रोसीजर है और फाइनेंशियल रूल है। तो उसके लिए देखिए इसका एक छोटा फॉर्म भी आता है, हैंडबुक आती है हर साल के लिए, एवरी ईयर ये हैंडबुक आती है। ये 2024 की आ चुकी है मार्केट में। पैसों की बात करें तो बहुत ही कम पैसों की है। इसको तो आप पर्सनल भी ले सकते हैं, इसको भी आप पर्सनल ले सकते हैं अगर आपको प्रशासन में रुचि है तो। और इसके भी ये तो कंप्लीट मैनुअल है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये सूत्र स्थान है और ये बाकी पूरी चरक संहिता है, ठीक है ना। ये देखिए ये पूरी चरक संहिता है और ये उसका सूत्र स्थान है, ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हैं। इस हैंडबुक को अपने ब्रीफकेस में कैरी करिए। आप प्रशासनिक पद पर पहुंच गए हैं, इसको पढ़ते रहिए। देखिए आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपको कोई मिसलीड नहीं कर सकता, आपको कोई भविष्य में डरेंगे नहीं आपके हमारे अपने एक्ट पर कहीं सस्पेंशन ना हो जाए हमारा।
इसको ध्यान से बस पढ़ते रहिए। ये जनरल GFR 2017, अगर आपके पास TDO पावर है तो इस किताब को ही मान लीजिए कि ये पूरी, कहाँ इसकी क्या तुलना करूं, इसको अपनी गीता बाइबल मान लीजिए। इसको तो भले थोड़ा सा न जानेंगे तो ऑफिस नोट का कोई वो, लेकिन इसको तो हृदयस्थ अंतस्थ सब कर लीजिए। GFR को, इसको देखिए और इसमें पूरे के पूरे रूल्स परचेज के फॉलो कराइए। थोड़ा भी आपने इधर से उधर किया तो आप रिपेट्रिएट कर दिए जाएंगे। सिस्टम आपको साथ नहीं देगा अगर आपने इस किताब को डिसओबे किया तो, और आप लौट के चले जाएंगे। अगर आप रेपुटेशन पे जिस संस्था से गए हैं वहाँ भी आपको ढेरों लव लेटर पीछे से जाएंगे, शो का नोटिस पीछे से, भले आप वापस लौट गए हों, अभी आ रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है, 10 दिन पहले भी आया है। तो इसको अगर आपने फॉलो नहीं किया, GFR 2017, और हर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है, तो समझिए कि आप अपने लिए आफत बुला रहे हैं। तो इसको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अब फिर आपका टेस्ट होता है कि आपको ऑफिस प्रोसीजर मालूम है कि नहीं, कहाँ साइन करना है, क्या लिखना है, नोटिंग कैसे करनी है, हरे पन्ने पर, ग्रीन फाइल पर किधर करनी है, कहाँ करनी है, किस कोने पर करनी है, कैसे क्या क्रॉस करते हैं। तो उसके भी पहले आपको एक इसी से है, ये 2 किताबें एक दूसरे की पूरक हैं। इसका नाम ही है DDO एंड हेड्स ऑफ ऑफिस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और ये GFR, ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे की। इनको फॉलो करिए, कभी नहीं फंसेंगे। और प्रोसीजर ऑफिस का आपको ये किताब बताती है कि ऑफिस प्रोसीजर्स क्या है, कैसे ऑफिस नोट बढ़ेगा, और जो बढ़ गया है तो उस पर आपको क्या लिखवाना था, क्या कैसे क्या करना था, ये आपको गाइड करती है। आप कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये किताब आपको गाइड करती है। ऑफिस प्रोसीजर्स आपको लग रहा होगा बड़ी नई है, बड़ी चमक दमक है, ऐसा नहीं है। मेरी इस अलमारी में ना स्वामी हैंडबुक आपको 2001 की भी मिलेगी। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऐसे ही नहीं रुचि हुई है, आपको मैं स्वामी हैंडबुक 2001 के भी दिखा सकता हूँ। और जो इनके कंपटीटर्स हैं, अरे अगर आप यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं तो इनके लिए अलग से पब्लिकेशंस हैं, रूल्स अप्लीकेबल्स फॉर द टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसमें JNU का अलग है, BHU का अलग है, DU का अलग है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का अलग, इतनी मोटी किताब है। तो टीचर लोगों के लिए तो हाँ दिख रही है मुझे, रूल्स अप्लीकेबल टू द टीचर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कंपेंडियम है। हाँ इससे थोड़ा पतला है लेकिन है ठीक ठाक, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कुछ अलग से है। आज दूसरी जो फिर से मैं इस पर आपकी रुचि अभिरुचि के और उसके अनुरूप इस बात को आगे भी बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि आज थोड़ा इस पर सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको जब आप रिजर्वेशन रोस्टर में कोई बात आती है कि रिजर्वेशन रोस्टर क्या होगा। आपको मित्रों में बताऊं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, बड़े हम्बलनेस में कह रहा हूँ कि मैं 5 साल प्रोफेसर इंचार्ज था। यहाँ पर हमारे सभी मित्र या अभी आगे या पीछे जो सीनियर्स हैं अधिक से अधिक 2 साल रहे हैं प्रोफेसर इंचार्ज PG एडमिशन्स के, एंट्रेंस टेस्ट कराने के। मगर मैं कंटिन्यूसली 5 सेशन रहा, 5 साल, 2016 to 2021, 16, 17, 18, 19, 2020। उसको फिर आप मेरे शुभचिंतक होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी ख़राब हुई 2021 में, तो मैंने हर चीज़ छोड़ दी। अब फिर ईश्वर की दया से काम पर लौटा हूँ और 5 साल हो भी गया था, क्योंकि चीज़ें वो भी इतनी सेंसिटिव पोस्ट PG एडमिशन्स, तो मैंने स्वेच्छा से कहा कि सर अब मैं नहीं कर सकता, तो बदला गया। तो रिजर्वेशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आपको दिखाऊं,
मैंने इसको ही फॉलो किया था। और ये 200 पॉइंट का जो रोस्टर है यहाँ पर, 13 पॉइंट का जो रोस्टर है, उस समय BHU में एडमिशन की कैपेसिटी 40 सीट की थी, 39। अब थोड़ा बढ़ करके ये 54 आई है। और 5 साल, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि जब रिजर्वेशन ऐसे सिद्ध होते थे 2015 तक, मेरे चार्ज लेने के पहले तक, कि किस सब्जेक्ट में कौन सी सीट रिजर्व होगी, एक क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल का जो झगड़ा है, कौन सा SC जाएगा ST जाएगा, OBC शुरू ही हो गया था। तो उसमें हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक तथ्य ही कह रहा हूँ कि जो हेड जितना ज़ोर से बोलता था, उसके डिपार्टमेंट की सीट उतनी ही जनरल हो जाती थी। सही कह रहा हूँ, मतलब कोई फिक्सेशन नहीं था, बस ये फिक्स होना था, हाँ 7.5%, 15%, ये 27% ये रहेगा, उसको तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन कौन सी सीट जाएगी वो डिपेंड करती थी कि हेड की भुजाओं में सामर्थ्य कितनी है। लेकिन ईश्वर की दया से एक रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति आनंद चौधरी भी पहुंचा प्रोफेसर इंचार्ज होकर के, और मेरी सामर्थ्य थी कि मैं नियम को फॉलो कराता हूं। और मुझे अपने अधिकारियों का बर्दाश्त रहा मेरे ऊपर, क्योंकि वो जानते थे कि मैं तो ऐसे ही बोलता था कि सर 5 बज गया, देख लीजिए कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या मेरे खिलाफ। यस, आई डिड इट। फर्स्ट टाइम जब मैं PG टेस्ट का एग्जामिनर था। तो देखिए, मैं इसको फॉलो किया, ये 200 पॉइंट का जो रोस्टर है, मैंने इसको फॉलो किया और कहा हेड्स और PG मेडिकल बोर्ड की मीटिंग में कि हर साल रिजर्वेशन अपनी स्वेच्छा से नहीं बदलेगा। मैंने हर सीट का एक नंबर दिया, BHU की 39 सीट्स को अल्फ़ाबेटिकली दिया। उसके लिए हमने CCIM के नोटिफिकेशन को आधार बनाया, अल्फ़ाबेटिकली सीट नंबर 1 to 40, और सीट नंबर जैसे कि द्रव्य गुण से शुरू होती है, आयुर्वेद संहिता से शुरू हुई थी। उसके पहले ये लोग शुरू करते थे कभी D से, द्रव्य गुण से, संहिता से, कैसे। मैंने कहा कुछ नहीं, जो ऑफिशियल गजट है वो स्टैंडर्ड होगा, कोई भी चैलेंज नहीं हो सकता ना। फिर मैंने कहा ऑफिशियल गजट में जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है CCIM के, उस सीक्वेंस से लेंगे हम। 3 सीट, 4 सीट संहिता की, 1 2 3 4। उसके अगले वाले डिपार्टमेंट की 3 सीट, 6 7 8 और 5 6 7, इस तरह से 39 तक। सबसे पहले सीट नंबर डाल दिया, सीट नंबर आगे डिपार्टमेंट, उसके बाद ये रोस्टर लगा दिया, क्योंकि 13 पॉइंट का रोस्टर 13 सीट्स तक, और उसके ऊपर है तो 200 पॉइंट रोस्टर। तो ये पूरी 5 साल का, और उस समय ही एक एक चीज़, और ये इसी टेबल को रखा, और इस टेबल से देखिए हमने कहा कि हर साल रिजर्वेशन रोस्टर नहीं बदलेगा, ये 5 साल का चलेगा पूरा, और जब ये 200 पूरा हो जाएगा तब नया रोस्टर बनेगा। और वही 5 साल मैं रहा, 5 साल प्रोफेसर इंचार्ज रहा, 5 साल मैंने वो रोस्टर चलाया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सबको मालूम था कि जब द डे ये रोस्टर कंप्लीट होगा 5वें साल में, तो सबके साथ जस्टिस हुई रहेगी। SCs को भी पूरे हर जगह की, हर डिपार्टमेंट की सीट मिली होगी, OBC को भी हर जगह की, हर डिपार्टमेंट की सीट मिली होगी, जनरल को भी हर जगह की हर सीट मिली होगी, इन ड्यू कोर्स ऑफ द 5 ईयर। अब क्या हो रहा है, एक एक साल का आप बनाते हैं तो किसी समय 50% सीट्स जो हैं वो क्लिनिकल की सब रिजर्वेशन में चली गई, या वाइस वर्सा। तो एक एक साल का रोस्टर नहीं बनता है, आपके पास 200 पोस्ट का नहीं है। और AICC तो कहती ही है कि भाई हमको तो जो यहाँ से रोस्टर जाता है हम उसको पूरा कर देते हैं, जो यूनिवर्सिटी देगी, जो कॉलेज देगा, हम उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए, मैं आज के इस डिस्कशन को सीट एलोकेशन के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टर की पोस्ट, मैंने बस एग्जाम्पल दिया एक, और मुझे इस अपने एग्जाम्पल पर मैं बड़ी अच्छा लगता है कि 5 साल तक फिर कोई कहीं ये आरोप नहीं लगाया कि नहीं इस बार क्लिनिकल सीट रिजर्व क्लास को ज़्यादा चली गई, इसका ज़्यादा वो लगता है, या नॉन क्लिनिकल सारी जनरल को आ रही हैं कंटिन्यूसली। ये सब कुछ नहीं हुआ, सबके सामने एकदम खुली किताब थी 5 साल का, अप्रूव्ड। और इसी नियम से मैंने इसी किताब को आधार बनाया था, पूरे बोर्ड में ये सेटिस्फाइड किया था कि ये सीट नंबर डाला हूँ एज ए प्रोफेसर इंचार्ज। उसके बाद ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में CCIM के, उसमें भी मेरा ये नहीं कि रसशास्त्र मेरा है तो मैं रसशास्त्र को 1 2 3 4 दे दूँ ना, मैंने उठाया CCIM का गजट नोटिफिकेशन, उससे नंबर दिया, और फिर ये लगा दिया कि पहली सीट
यहाँ पर गई है, इसको अब उसमें नहीं जाना है। इसे कई तरीके के एनेक्जर्स हैं, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फॉर प्रमोशन, फॉर दिस, और ये सारे परसेंटेज को निकालते हुए नंबरिंग पर डालते चले गए। एकेडमिक सेक्शन में बहुत मेरा अच्छा सहयोग किया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के, और चीज़ें बहुत अच्छी गई। उनके अनुभव का मैंने बहुत लाभ लिया। मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा, श्री विनोद यादव और मोहम्मद हादी जी का, कि दे हैव गिवन मी देयर फुल एक्सपीरियंस इन द एक्सपर्टाइज, और मैं रूल को पकड़ के बैठा, मैं टस से मस नहीं हुआ। तो आप रोस्टर लेकर के जब चलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, तो आपके ऊपर एज ए प्रिंसिपल जब आप सीट एलोकेट करेंगे तो कोई नहीं ये कहेगा कि नहीं आपने शल्य की सीट जानबूझ करके रिजर्व कर दी थी या जानबूझ करके ओपन कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक रूप से क्षमता के लिए अभी तो बस 3 चीज़ों पे मैं आया। एक एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा फाइनेंस, और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ आती है, आप अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में हैं तो पीजी सीट्स का एडमिशन का रोस्टर। इन तीनों चीज़ों के लिए इस किताब में उपाय है। आपके स्टेट का अलग हो सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से है, स्पेशली साउदर्न स्टेट में या बिहार में थोड़ा और भी अलग अलग है, मोस्ट ओबीसी, मोस्ट ईबीसी, और ये सब चीज़ें हैं। बट इफ़ योर इंस्टीट्यूशन इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन फॉलो द 200 पॉइंट रोस्टर। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर डिपेंडेंट मत रहिए। वो अक्सर उनको भी पूरा सम्मान, उनके बगैर ऑफिस नहीं चल सकता। लेकिन अगर वो सही व्यक्ति नहीं है तो आपको टर्मिनेशन ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर भी दिला देगा। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, कंप्लीटली वो इंटेंशनली ना कर रहा हो, लेकिन उसको भी नहीं आता है, वो भी उसी धारा से बहता हुआ चला आया, प्रमोशन लेकर के एसओ बन गया है, आता जाता कुछ नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी बन जाएंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, कुछ भी नहीं आता। तो उनका इंटेंशन तो अच्छा रहेगा, लेकिन उनको आता ही नहीं है, तो सस्पेंशन ऑर्डर किसको मिलेगा? आपको, जो अधिकारी बैठा है, रिस्पॉन्सर सुपीरियर्स। आज के लिए इतना ही। तो एस्टेब्लिशमेंट, जीएफआर और रिजर्वेशन रोस्टर, तीनों को फॉलो करिए। और फिर अगर मन में आया, किसी मित्र का फ़ोन आया, ये तो मित्रों के फ़ोन पे हो जाता है ना, बहुत सारे मित्र फ़ोन करते रहते हैं कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अभी आज ही मैंने बताया ना कि अभी दोपहर के बाद कुछ लोग मिलने आने वाले हैं, स्टार्टअप में कौन सा रूल लगेगा। अब ऐसे भी फ़ोन आ जाता है कि भाई ये इसको अनुकंपा पर नौकरी देनी थी तो कैसे दिया जाए। तो थोड़ी मेरी भी रुचि है रसशास्त्र भेषज कल्पना आयुर्वेद के अतिरिक्त इस नियमावली में भी, और संस्थाओं को एक अच्छा फेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी देने की। जो लोग, मैं इसलिए भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अच्छी खासी इज्जत मुझे दी जाती है और राय ली जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न और रूल्स से मैं थोड़ा वाकिफ़ हूँ, और जहाँ नहीं आता है तुरंत, ये किताबें मेरी पर्सनल हैं, लाइब्रेरी की नहीं है, थोड़ा सा हल्के में लीजिए, मजाक में, हैं। देख रहे ना आप, ये मेरी पर्सनल स्टैम्प्स हैं, लाइब्रेरी की स्टैम्प नहीं है। तो ये सारी बुक्स रखिए। अगर आपको प्रशासन में जाना है, कुलपतित्व का शौक़ है, निदेशकत्व का भावना है, तो पढ़ डालिए, बनने के पहले ही पढ़ डालिए। ईश्वर मौका देंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और कोई शंका हो, कोई समाधान हो, आपका स्वागत है। स्वामी हैंडबुक को सखा बना लीजिए अपने साथ। राइट, जीएफआर, डीडीओ, ऑफिस प्रोसीजर्स और रिजर्वेशन को बिल्कुल नियम से चलिए, नियम से। फिर मिलते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभिवादन, धन्यवाद, नमस्ते।